मित्रों नमस्कार। मैं अमित राम केवट, अतिथि व्याख्याता हिंदी, शासकीय महाविद्यालय लोरमी। आज हम एमए हिंदी चतुर्थ सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में शामिल गजानन माधव मुक्तिबोध के काव्य की समीक्षाएं, उनकी विशेषताएं, उनकी आलोचना, उनके गुण दोषों की व्याख्या करेंगे। गजानन माधव मुक्तिबोध को फिटेंसी का महाकवि कहा जाता है। उनकी रचनाएं अंधेरे में ब्रह्म राक्षस, इनकी रचना का, इनके पहचान का, इनके बोध का, इनकी काव्यगत विशेषताओं का, इनकी अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। तो आइए देखते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध के काव्य की समीक्षाएं। भाषा का मूल संबंध कवि के अंतःकरण से होता है। भाषा को युग बोध की संवाहक के रूप में भी देखा जाता है। कवि अपने युग के भावों, विचारों और समस्याओं को अपने काव्य में उतार देता है। मुक्ति बोध के अनुसार कवि भाषा का निर्माण करता है। जो कवि भाषा का निर्माण करता है, विकास करता है, वह निसंदेह महान होता है। गजानन माधव मुक्तिबोध हिंदी के सशक्त हस्ताक्षर हैं। आपका जन्म 13 सितंबर 1917 ईस्वी को मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के श्योपुर नामक स्थान पर हुआ। सन 1964 में लंबी बीमारी के बाद उनका स्वर्गवास हो गया। आपने कुछ समय तक हंस पत्रिका का भी संपादन किया। आपने चांद का मुख टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, काट का सपना, विपात्र, आत्माख्यान, नई कविता का आत्मसंघर्ष, उर्वशी, दर्शन और काव्य, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, कामायनी एक पुनर्विचार आदि काव्य संकलन एवं पुस्तकों की रचना की। आपकी संपूर्ण साहित्य में जनजीवन की घुटन को महसूस किया जा सकता है। मुक्तिबोध की काव्य यात्रा छायावाद से प्रारंभ होकर प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता से होते हुए अपने काव्य में भाषा और शिल्प को नया आयाम प्रदान किया है। मुक्तिबोध ने अपने काव्य में विशिष्ट प्रकार के प्रतीक, बिंब, अलंकार, विविधतापूर्ण शब्दों का प्रयोग, मुहावरे, लोकोक्तियों तथा छंदों को कविता में स्थान दिया है। मुक्तिबोध ने कल्पना से भी विचित्र सच का साक्षात्कार फैंटेसी के द्वारा किया है। हिंदी साहित्य में फैंटेसी के रूप में मुक्तिबोध ने अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। मैं विचरण करता सा हूँ एक फैंटेसी में, यह निश्चित है कि फैंटेसी कल वास्तव होगी। अतः मुक्तिबोध का कहना था कि यथार्थ की कलात्मक परिणति फैंटेसी में ही निहित होती है। डायरी में मुक्तिबोध लिखते हैं, कला का पहला क्षण है जीवन का उत्कट तीव्र अनुभव क्षण। दूसरा क्षण है इस अनुभव का अपने कसकते दुखते हुए मूलों से पृथक हो जाना और एक ऐसी फैंटेसी का रूप धारण कर लेना मानो वह अपनी आँखों के सामने ही खड़ी हो। तीसरा और अंतिम क्षण है इस फैंटेसी के शब्दबद्ध होने की प्रक्रिया का आरंभ और उस प्रक्रिया का परिपूर्णावस्था तक गतिमानता हो। आगे मुक्तिबोध लिखते हैं कि कलाकार को शब्द साधना द्वारा नए नए भाव और नए नए अर्थ स्वरूप मिलते हैं। मुक्तिबोध की काव्य भाषा में विभिन्न शब्दावली का मिश्रित रूप देखने को मिलती है। मुक्तिबोध की कविता में तत्सम, तद्भव, अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि सभी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग हुआ है, जैसे कोलाहल, करज, सवर्ग, उद्धत मजदूरों का जुलूस, रेफ्रिजरेटरों, विटामिनों, रेडियोग्रामों में बाहर की मैं कनपटा हूँ, हेटा हूँ,
स्ट्रेटवेज डाच के नीचे लेटा हूँ। उपयुक्त पंक्ति में अरबी और अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया गया है। मुक्तिबोध की कविता में सांसारिक बिंब अधिक मिलते हैं। उनकी कविताओं में एक रहस्यमय व्यक्ति का चित्रण मिल जाता है। जिंदगी के कमरों में अंधेरे लगाता है चक्कर कोई एक लगातार, इतने में अकस्मात गिरते हैं भीतर से फूले हुए पलिस्तर, गिरती है चूने भरी रेत, खिसकती हैं पपड़ियाँ, इस तरह खुद ब खुद कोई बड़ा चेहरा बन जाता है कि इतने में झलक झलक उठती है जल अंतर में से ही कठोर मुख आकृतियाँ, भयावने चेहरे कुछ लहरों के नीचे से, भव्य ललाट की नासिका में से बह रहा खून न जाने कब से, लाल लाल गर्मीला एक रक्त टपकता, खून के धब्बों से भरा अंग रखा। मुक्तिबोध की भाषा में मुहावरों का प्रयोग मिलता है। उन्होंने अपने काव्य में मुहावरों को स्वतः ही गढ़ कर ही प्रयोग किया है। वे मुहावरों के द्वारा अपनी बात को स्पष्ट रूप से रखते हैं। अशोक वाजपेयी कहते हैं कि वे ऐसे कवि हैं जिन्होंने हमारे समय को उसकी भयावह व्यापकता और गहराई में परिभाषित करने की कोशिश की है। उनके मुहावरे में बिंबधर्मिता, सपाट बयानी, उत्सवधर्मिता, विश्लेषण, बातचीत, रिटार्निक, विनोदप्रियता आदि अनेक तत्वों का अद्भुत और जटिल संयोजन संभव हुआ है। साथ ही कविता को सशक्त रूप भी प्रदान करते हैं। कुछ इनके द्वारा प्रयोग किए गए मुहावरे इस प्रकार है: जिंदगी के झोल, जी तोड़ मेहनत कश, भूल करना, दांत किटकिटाना, सिर फिरना, केंचुली उतारना, जमाना सख्त होना, अपना गणित करना, सच्चाई की आंख निकालना, मन टटोलना आदि। मुक्तिबोध ने अपने काव्य को सशक्त बनाने के लिए अलंकारों का भी प्रयोग किया है। उनके प्रारंभिक रचनाओं में मानवीकरण का प्रयोग हुआ है। घबराए हुए प्रतीक और मुस्कुराते हुए चित्रण को लेकर मैं घर लौटता हूँ, उपमाएं द्वारा घर आते ही कहती है कितने बरस तुम्हें और जीना ही चाहिए। मुक्तिबोध चांद का मुखटेड़ा है। कविता में चांदनी का स्थानीय स्थान पर मानवीकरण किया गया है। कहीं वह हंसती है, रोती है, जीती है, मरती है, या फिर धाराशाही चांदनी के होंठ काले पड़ गए हैं। श्रीकांत वर्मा का आरोप है कि मुक्तिबोध ने काव्य के संगीत के मूल्यों का संहार किया, भाषा का संहार किया तथा शब्दों को अर्थहीन और अर्थ को शब्दहीन बना दिया। कुंवर नारायण ने मुक्तिबोध पर लिखा है कि मुक्तिबोध का कथ्य या संदेश जितना स्पष्ट और सीधा है, उतनी कविताओं की बनावट उतनी ही जटिल और उलझी है। वे सहज बोधगम्य नहीं है। अतः कथ्य की विविधता के कारण हिंदी साहित्य में आलोचक वर्गों ने उन्हें दुरूह, अस्पष्ट, न समझ में आने वाला कवि कहा है। मुक्तिबोध की मातृभाषा मराठी थी, लेकिन उनकी संपूर्ण काव्य भाषा हिंदी में है। उन्होंने भाषा के अभिजात्य को ध्वंस किया। साथ ही उन्होंने अंग्रेजी, उर्दू, मराठी तथा तत्सम तद्भव एवं देशज शब्दों के सहारे अपनी काव्य यात्रा को आगे बढ़ाया। मुक्तिबोध की भाषिक कुशलता और रौद्र सौंदर्य को चंबल की घाटियाँ कविता की पंक्तियों में देखा जा सकता है। जैसे कटे उठे पठारों का दरों का, धसानों का बयाबान इलाका गुंजान रात, अजनबी हवाओं की तेज मार धाड़, बरगदों बबूलों को तोड़ ताड़ फोड़, गगन में अड़े हुए पहाड़ों को छेड़ छाड़, नहीं कोई आड़।
मुक्ति बोध ने अपने काव्य को मुक्त छंद में रचा है। कवि शमशेर बहादुर सिंह ने उनके मुक्त छंद के काव्य पर टिप्पणी करते हुए लिखते हैं कि जो निराला के मुक्त छंदों से हाथ मिलाकर आगे आता है वही सीधी अभिव्यक्ति, सरल मानवीय व्यंजना, मगर उससे अधिक भी कुछ निरालापन के साथ मुक्ति बोधपन, सबके साथ यद्यपि विशिष्ट, एक विशिष्ट अपनापन। मुक्ति बोध ने मनुष्य के भावों तथा प्रकृति को भी प्रतीकात्मक शैली में प्रस्तुत किया है। उनकी मानव जीवन के प्रति गहरी जुड़ाव के कारण वे रोजाना ही जिंदगी के अधिकतर प्रतीकों को अपने काव्य में स्थान देते हैं, जैसे पूछ, दांत, मूछ, कचड़ा, चादरें, मोरियां, रफू, ईंधन, धुआं, गुंबद, अंगार, विष, गहरी गठरी, आईना, अकादमी, पलस्तर, गड्ढे, धूल, बवंडर आदि ऐसे ही प्रतीक हैं। मुक्ति बोध ने काव्य भाषा को नया तेवर दिया है, जो नई कविता की सामान्य काव्य भाषा की तुलना में काफी अनगढ़ और बेडौल लगता है। मुक्ति बोध के काव्य में भाषा का अनगढ़पन, अजनबीपन और अटपटापन देखने को मिलता है। मुक्ति बोध की कविता की भाषा संस्कृतनिष्ठ है। निराला की भाषा की तरह जहाँ तक ऊर्जा के सर्जन का प्रश्न है, मुक्ति बोध निराला के उत्तराधिकारी हैं। पर निराला में विषय वस्तु भाषा शैली की जो विविधता दिखाई देती है वह मुक्ति बोध में नहीं। मुक्ति बोध का भाषा चयन नहीं करते थे बल्कि भाषा को गढ़ते थे। मुक्ति बोध के संबंध में डॉक्टर ललिता अरोड़ा कहती है, उनकी भाषा कभी संस्कृतनिष्ठ सामाजिक पदावली की अलंकृत विधिका से गुजरती है तो कभी अरबी, फारसी, उर्दू और नाजुक लचीले हाथों को थामकर चलती है, तो कभी अंग्रेजी के इलेक्ट्रिक ट्रेन पर बैठकर जल्दी से खटाक खटाक निकल जाती है। मुक्ति बोध की काव्य भाषा बोलचाल की भाषा और जिसमें लयात्मकता देखने को मिलती है। मुक्ति बोध स्वप्न की शैली फैंटेसी के कवि के रूप में जाने जाते हैं। इसका सीधा संबंध कल्पना से है। फैंटेसी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द फैंटेसिया से हुई है, जिसका अर्थ है मानव की प्रवाह रूप में या मांग पर एक काल्पनिक दुनिया का निर्माण करने का अद्भुत सामर्थ्य। मुक्ति बोध के अनुसार फैंटेसी में मन की निगूढ़ वृत्तियों का अनुभूत चित्रण, जीवन समस्याओं का इच्छित जीवन स्थितियों का प्रपेक्ष होता है। मुक्ति बोध ने भारतीय जीवन की त्रासदी, पीड़ा और सामाजिक तनाव को फैंटेसी शैली में व्यक्त करने का प्रयास किया है। मुक्ति बोध की फैंटेसी शैली पर विचार व्यक्त करते हुए नंद किशोर नवल ने कहा है कि मुक्ति बोध फैंटेसी शैली की तरफ धीरे धीरे बढ़े थे और यथार्थ की परिपक्वता के साथ उनका ढंग स्वयं बदलता गया था। उन्होंने अपनी कविताओं में फैंटेसी का कई प्रकार से इस्तेमाल किया है। कहीं फैंटेसी का स्पर्श हल्का है, कहीं प्रगाढ़, कहीं वह सरल रूप में आती है और कहीं बहुत जटिल रूप में। उसकी फैंटेसी शैली की सफलता उनकी सफलता में निहित है। जैसे वे जिस तरह यथार्थ को फैंटेसी में बदल सकते थे, उसी तरह फैंटेसी का चित्रण भी बिल्कुल यथार्थ की तरह कर सकते थे। उनका यथार्थ लोक जैसे फैंटास्टिक है, वैसे उनका फैंटास्टिक लोक अत्यंत यथार्थ। ट्रेजेडी साधारणतः फैंटेसी में ही होती है। कवि मुक्ति बोध स्वप्न के माध्यम से फैंटेसी की ही द्वारा यथार्थ का चित्रण करते हैं। मुक्ति बोध इस पर लिखते हैं कि कभी कभी फैंटेसी जीवन की विस्तृत वास्तविकताओं को लेकर उपस्थित होती है और कथा के अंतर्गत जो पात्र, चरित्र और कार्य प्रस्तुत होते हैं वे सभी प्रतीक होते हैं वास्तविक जीवन तथ्यों के।
मुक्तिबोध की अंधेरे में कविता में प्रतीक रूप में बरगद का चित्रण हुआ है। इस कविता में बरगद को परंपरा बोध और विषादमय जीवन के रूप में प्रतीक के माध्यम से प्रयोग हुआ है। उदाहरण स्वरूप भयंकर बरगद, सभी उपेक्षित, समस्त वंचितों, गरीबों का वही घर, वही छत, उसके ही तल खो अंधेरे में सो रहे गृहहीन कई प्राण। लकड़ी का रावण पूंजीवादी व्यवस्था और शोषण का प्रतीक है। यहाँ पर वानर जन्मवादी क्रांति का उदाहरण है। बढ़ न जाए, छा न जाए मेरे इसी अद्वितीय सत्ता के शिखरों पर स्वर्णाभ हमला न कर बैठे खतरनाक कुहरे के जनतंत्री वानर ये नरिये। मुक्तिबोध की कविता में प्रयुक्त प्रतीक जीवन की संपूर्ण व्याख्या करते हैं। अतः मुक्तिबोध ने इन प्रतीकों के माध्यम से कविता के कथ्य को स्पष्ट, रहस्यात्मक एवं काव्य शिल्प को जीवंत बनाया है। उनके अधिकांश प्रतीक मानव जीवन के संदर्भ में प्रयुक्त हैं। मुक्तिबोध की कविता में बिंबों के प्रयोग से अधिक समृद्ध हो गया है। उनकी कविता को बिंबमय कहा जा सकता है। मुक्तिबोध के बिंब के संदर्भ में कवि शमशेर बहादुर लिखते हैं, मुक्तिबोध की हर इमेज के पीछे शक्ति होती है। वे हर वर्णन को दमदार, अर्थपूर्ण और चित्रमय बनाते हैं। मुक्तिबोध की कविताओं में पहाड़, पठार, गुफाएं आदि के बिंब प्रयुक्त हुए हैं। उन्होंने भावानुभूतियों को मूर्तता प्रदान करने के लिए प्राकृतिक बिंबों का प्रयोग किया है। अंधेरे में कविता में इसके उदाहरण मिलते हैं। भूमि की सतहों से बहुत बहुत नीचे अंधियारी एकांत प्राकृत गुहा, एक विस्तृत खोह के सांवले तल में तिमिर को भेद कर चमकते हैं पत्थर। तेज सक्रिय रेडियो एक्टिव रत्न भी बिखरे झरता है कि जिन पर प्रबल प्राणांत एक प्राकृत जल वह आवेग भरा है। विद्युत मटमड़ियों की अग्नियों पर से फिसल फिसल बहती है लहरें। लहरों के तल में से फूटती है किरणें। रत्नों की रंगीन रूपों की आभा फूट निकली। खो की बेडौल भीते हैं झिलमिल। प्रकृति के मनोरम दृश्य को चित्रण करने वाला बिंब प्रातः और संध्या के माध्यम से यहाँ वर्णन किया गया है। मुक्तिबोध ने अपने भाव, विचारों तथा जीवन को विभिन्न बिंबों द्वारा कविता में जीवंतता प्रदान की है। मुक्तिबोध की कविताओं में अलंकार, बिंबों और प्रतीकों के सामंजस्य देखने को मिलता है। उनकी कविताओं में रूपक अलंकार का प्रयोग है, जैसे नीला पौधा, यह आत्मज, रक्त सिंचिता हृदय धरती का, आत्मा के कोमल आलवाल में यह जवान हो रहा, कि अनुभव रक्त ताल में डूबे उनके पदतल, जड़े ज्ञान संविदा की पीती अनुभव, वह पौधा बढ़ रहा, तुम्हारे उर में अनुसंधित शोध का विवरा, वह मैं ही हूँ। मुक्तिबोध के काव्य में अनेक स्थान पर उत्प्रेक्षालंकार दिखाई देते हैं। उदाहरण स्वरूप पंक्ति को देखा जा सकता है, किंतु गहरी बावड़ी के भीतर दीवार पर तिरछी गिरी रवि रश्मि, वे उड़ते हुए परमाणु जब तल पहुँचते हैं कभी, तब ब्रह्म राक्षस समझता है सूर्य ने झुककर नमस्ते कर दिया। मुक्तिबोध की कविताएं मुक्त छंद में लिखी गई है। उनकी कविताओं में काव्य भाषा, भाषा शैली, प्रतीक, बिंब, अलंकार और छंद का सुंदर चित्रण हुआ है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि मुक्तिबोध एक सशक्त, यथार्थवादी कवि थे। उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति के अनुरूप प्रतीकों, रूपकों, बिंबों की परिकल्पना करते हुए भाषा को गढ़ा है। अतः मुक्तिबोध काव्य भाषा के शिल्पकार थे। अतः हम कह सकते हैं कि नवीन विधान, नए रूप, नई भाषा, नई सर्जना,
नए विचार, रूप, अलंकार, मानवीकरण, फैंटेसी के प्रयोगकर्ता गजानन माधव मुक्तिबोध वास्तव में हिंदी साहित्य के महान कवि हैं, जिसे फैंटेसी के महाकवि के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों नमस्कार, धन्यवाद।